नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों। हम आज के इस वीडियो में एक एटीओ एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट है हमारा मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। इसके यूनिट वन के पार्ट 2 की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा ब्रिक्स। इसमें हम पार्ट 1 पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस चैप्टर में ब्रिक्स में हम लोग जो मेनली स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्ले ब्रिक्स की। इसका साइज कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये जो ऊपरी टॉप कॉर्नर है इसे फ्रॉक कहते हैं। इसकी जो गहराई होती है, इसका जो साइज होता है वो 9x4x1 सेंटीमीटर या फिर 9x4x2 सेंटीमीटर होता है। तो ब्रिक्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। आप कोई भी अपने आसपास काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसमें मोस्टली आपका ब्रिक्स का यूज किया जाता है कई सारी जगहों पर। ब्रिक की जो लंबाई होती है वो स्टैंडर्ड साइज है उसकी 190 mm, इसकी जो चौड़ाई होती है 90 mm और इसकी जो डेप्थ होती है वो भी 90 mm की होती है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। अगर ब्रिक को हम सामने से देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेचर, और साइड से देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे हेडर। स्ट्रेचर का साइज होता है 19x9 सेंटीमीटर, ये रेगुलर शेप में होते हैं, और हेडर की साइज होती है 9x9 सेंटीमीटर जो कि स्क्वायर शेप में होती है। इसका टोटल जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। और स्टैंडर्ड ब्रिक को हम लोग मॉडुलर ब्रिक भी कहते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक को मॉडुलर ब्रिक भी कहते हैं। बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक की, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन हम लोग मेनली दो तरह से करते हैं। पहला मॉडुलर ब्रिक या फिर स्टैंडर्ड ब्रिक, जिसकी साइज होती है 190x90x90 mm, और ये साइज फिक्स्ड होती है पूरे के पूरे नेशनल लेवल पर। जो ब्रिक की नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक, इसकी जो मॉडुलर ब्रिक होती की नॉमिनल साइज होती है वो 200x100x100 सेंटीमीटर होती है, जिसमें मसाले को इंक्लूड कर लिया जाता है, विद मोर्टार होता है ये। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है वो होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। अब नॉमिनल साइज को हम लोग कन्वेंशनल साइज भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल ब्रिक की जो साइज होती है वो होती है 230x114x76 mm, जो कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं। वो इस ब्रिक की साइज होती है, और ये स्टेट लेवल पर फिक्स्ड होती है। जो इसकी कन्वेंशनल साइज या फिर नॉमिनल साइज होती है इस ट्रेडिशनल ब्रिक की, वो होती है विद मोर्टार 250x125x86 mm। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक का जो वेट होता है वो लगभग 3 से 3.5 किलो का होता है, और स्टैंडर्ड ब्रिक की जो डेंसिटी होती है वो 1600 से 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसके अलावा एक ब्रिक की जो नॉमिनल साइज 200x100x100 mm होती है, और अगर 1 मीटर में अगर हम निकालना चाहें, 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे कितने लगेंगे, तो वो ऐसे कैलकुलेट करने पर 500 ब्रिक्स आ जाती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होती हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ मोर्टार। तो वो एक हमारा फार्मूला होता है L=2B+T, जहाँ पे L होती है ब्रिक की लेंथ, B होती है ब्रिक की विड्थ, और T होती है थिकनेस ऑफ मोर्टार। अब बात करते हैं पार्टीशन वॉल की। तो पार्टीशन वॉल में जो हम लोग ब्रिक यूज करते हैं वो 4 इंची साइज का होता है, और लोड बियरिंग वॉल में 9 इंची की दीवार का यूज करते हैं, और ये लोड बियरिंग वॉल में इसकी साइज और उससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पर ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रिक, ये होती है 5 से 7.5 × 10³ न्यूटन पर mm²। ये इसकी इलास्टिसिटी होती है। और मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल जो होता है वो 100 mm का होता है। ना कुछ पैरामीटर्स ब्रिक और स्टोन को कंपेयर करते वक्त, जैसे थिकनेस ऑफ वॉल। तो ब्रिक का जो वॉल बनाया जाता है उसकी मिनिमम थिकनेस, उसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो 100 से 200 mm की होती है, जबकि स्टोन की 300 mm मिनिमम रिक्वायरमेंट ही है थिकनेस की। बात करें अगर प्लास्टर की, तो ब्रिक वर्क में प्लास्टर रिक्वायर्ड होता है, और जबकि स्टोन के लिए प्लास्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन की तुलना में कम होती है। और ब्रिक का जो वर्क होता है वो मैसनरी में यूज किया जाता है, और जो स्टोन होता है वो पायर में, डैम और इन सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक की। तो जनरली ब्रिक आर मेड फ्रॉम क्ले। जो जनरली ब्रिक होता है वो क्ले से बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू BIS 21/17/1991, ये IS कोड है जो कि आपको याद रखना है। According to this code, some of the following ingredients are mixed in correct proportion for making dense, double dense and durable brick। और कौन कौन से ingredients हैं वो हैं सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, और इसमें एक और ऐड हो जाएगा वो होता है
एलुमिना, सॉरी एल्कलीज, ये भी होता है हमारा लगभग 1% तक। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हुए? सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज और एल्कलीज, जिसमें परसेंटेज सिलिका की 50 से 60% होता है, एलुमिना 20 से 30% होता है, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो 70 से 90% ब्रिक को कवर करता है, और ये इसके एक तरह से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लाइम 4 से 5% मिलाया जाता है, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% होता है, मैग्नीशिया 1% होता है, और एल्कलीज 1% होता है। ये एल्कलीज बेसिकली इम्प्योरिटीज़ का काम करता है, जो कि हम लोग ब्रिक से पूरी तरह से अलग इसको नहीं कर सकते। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो सलीम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एस से सिलिका, ए से एलुमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड और एम से मैग्नीशिया। अब बात करें इनके इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उसमें सबसे पहला है सिलिका। सिलिका मेनली 50 से 60% होता है, और इसका जो केमिकल कंपाउंड कॉम्बिनेशन होता है वो होता है SiO2। इट इज़ द फर्स्ट मेन कंपोनेंट, ये पहला मेन कंपोनेंट है। इट प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज और रैपिंग, ये क्रैकिंग से बचाता है, श्रिंकेज सिकुड़ने से बचाता है, और रैपिंग यानी जो ब्रिक बेंड्स हो जाती हैं ये उससे प्रिवेंट करता है। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक, अगर सिलिका की मात्रा इस कप परसेंटेज में है तो ये ब्रिक को यूनिफॉर्म शेप प्रदान करती है। इन एक्सेस, अगर एक्सेस होता है तो क्या होगा? ब्रिक बिकम ब्रिटल, अगर सिलिका ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा। किसके कारण? ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेजन के कारण। तो अगर सिलिका अधिक होती है तो कोहेजन का लॉस होगा, जिसकी वजह से ब्रिक ब्रिटल हो जाएगी। ड्यू टू सिलिका द कॉर्नर्स ऑफ ब्रिक रिमेन स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर सिलिका होता है तो ब्रिक के जो भी कॉर्नर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ड्यू टू सिलिका डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, हैंस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज बैलेंस्ड। अगर सिलिका हमारे ब्रिक में ठीक ठाक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो यह वाटर एब्जॉर्प्शन को काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि सिलिका वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इन डेफिशिएंसी द प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक, प्लास्टिसिटी यानी शेप फिक्स्ड रहता है, तो प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक डिक्रीज ड्यू टू पुअर एडहेशन बॉन्ड बिटवीन सिलिका पार्टिकल्स। अगर सिलिका की कमी हो गई तो इनमें एडहेशन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से इसकी प्लास्टिसिटी गिर जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन डेफिशिएंसी द प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक डिक्रीज ड्यू टू पुअर एडहेशन बॉन्ड बिटवीन सिलिका एंड सिलिका पार्टिकल्स। अब बात करें हमारे दूसरे कंपोनेंट की, जो होता है एलुमिना। एलुमिना हमारे ब्रिक में 20 से 30% होता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक, यह ब्रिक की प्लास्टिसिटी को बनाए रखता है, ब्रिक को एक प्रॉपर शेप या साइज में फिक्स रखता है। इन एक्सेस इट कॉज श्रिंकेज एंड रैपिंग ऑन बर्निंग एंड ड्राइंग। अगर एलुमिना का एक्सेस होगा तो जब हम लोग ब्रिक को बर्न करेंगे और उसको सुखाएंगे तो ब्रिक में श्रिंकेज और रैपिंग उत्पन्न हो जाएगी। इट हेल्प्स इन ईजी मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। अगर हमारे एलुमिना ठीक ठाक कंटेंट में है, जितना इसकी लिमिट है उसके बीच रहा, तो हमारे ब्रिक के मोल्डिंग में काफ़ी आसानी होती है। बात करें अगर इसके तीसरे कंपोनेंट लाइम की, तो ये ब्रिक में 4 से 5% का होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन CaO होता है। इट वर्क्स फॉर फ्लक्स, यह एक फ्लक्स का काम करता है, गालक का काम करता है, जो कि हमारे इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला देता है। एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स विद सिलिका एंड फॉर्म C3S। ये हाई टेम्परेचर पर यह सिलिका के साथ रिएक्ट करके C3S बना देता है, जो कि एक हार्ड मटेरियल है। लाइम प्रिवेंट श्रिंकेज, यह श्रिंकेज को बचाता है श्रिंकेज से। इन एक्सेस ब्रिक विल मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड ओवर बर्न्ड। जो हमारी ब्रिक्स ओवर बर्न्ड हो जाती हैं उनमें बेसिकली लाइम का एक्सेस रहता है, लाइम काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। चौथा है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का कंपोजिशन 5 से 6% होता है, और ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Fe2O3। इट प्रोवाइड्स कलर्स एंड स्ट्रेंथ। जो ब्रिक में लाल कलर आती है वो इसी आयरन ऑक्साइड के कारण आती है, और यह ब्रिक को स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट विद एलुमिना एंड गिव रेड कलर टू ब्रिक। हाई टेम्परेचर पर यह एलुमिना के साथ रिएक्शन करती है और ब्रिक को रेड कलर प्रोवाइड करती है। इन एक्सेस कलर बिकम डार्क ब्लू और ब्लैकिश। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो हमारी ब्रिक या तो डार्क ब्लू कलर की दिखेगी या फिर काली कलर की दिखेगी। इन डेफिशिएंसी कलर बिकम येलोइश। अगर आयरन ऑक्साइड की कंपोजिशन कम हो जाता है तो हमारा ब्रिक पीले कलर का दिखने लगता है, क्योंकि उस समय इसमें कलर का प्रभाव मैग्नीज दे देता है, मैग्नीशिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैग्नीशिया 1% होता है। यह ब्रिक को येलो कलर प्रोवाइड करता है और श्रिंकेज से प्रिवेंशन करता है, और इसकी अधिक मात्रा में ब्रिक येलो कलर की हो जाती है, और अगर ये कम रहेगा तो ब्रिक
काले कलर की हो जाएगी। नाउ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, जो वाइट कलर प्योर कलर से आता है। अगर ब्रिक वाइट कलर का दिख रहा है तो ये प्योर क्ले से आता है। ब्लैक कलर, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ MgO एंड Fe2O3। अगर ब्लैक कलर जो होता है वो MgO और Fe2O3 के लार्ज क्वांटिटी से आता है। येलो कलर MgO और Fe2O3 के स्मॉल क्वांटिटी से आता है। और रेड कलर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ MgO एंड Fe2O3, यह मैग्नीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के प्रॉपर क्वांटिटी से मिलने पर रेड कलर बनता है। ये चीज़ें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और SSC JEE में पूछी जाती हैं कई बार, तो इसे आप काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब बात करें अगर कि ब्रिक के टाइप की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर, तो जो सबसे पहला आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, और इसका IS कोड होता है IS 1077। अगर आप पेपर में साथ में IS कोड लिख देते हैं तो आपको काफ़ी अधिक मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ब्रिक शुड बी प्रॉपर इन साइज। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी जो साइज होती है वो एकदम प्रॉपर होती है। ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम पेबल्स वेजिटेबल मटेरियल्स। जो हमारा ब्रिक है वो पेबल्स यानी कि कंकड़ पत्थर और वेजिटेबल मटेरियल जैसे कि घास, इन सब से नहीं होना चाहिए मिक्स। द टेक्सचर ऑफ ब्रिक शुड बी होमोजीनियस। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का टेक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए। द ड्राई वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 2.75 to 3 kg। जो हमारे सूखी ईंट है उसका जो वेट है वो 2.75 से 3 किलो के बीच होना चाहिए। इफ़ टू ब्रिक्स आर स्टक विद ईच अदर दे शुड प्रोड्यूस मेटेलिक रिंगिंग साउंड। अगर हम लोग दो ब्रिक्स को आपस में कोलैप्स कराते हैं तो उनमें मेटेलिक साउंड निकलना चाहिए। द ब्रिक शुड हैव प्रॉपर रेड कलर। जो ब्रिक है वो प्रॉपर रेड कलर का होना चाहिए। द सरफेस ऑफ इट शुड हार्ड इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड। इसका सरफेस इतना हार्ड होना चाहिए कि इसको उंगली से खुरचा न जा सके। इफ ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट ड्राई वेट। अगर हम लोग ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोए रखते हैं तो यह 20% से ज़्यादा अपने ड्राई वेट का एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए एंड 15 से 16% ऑफ इस सेचुरेटेड वेट, और यह 15 से 16% इसके सेचुरेटेड वेट का होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm² और 105 kg पर cm²। इस ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर mm² के बराबर या उससे कम होती है, या फिर 105 किलोग्राम पर cm²। इफ ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मीटर हाइट देन शुड नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस। अगर हम इसको 1.5 मीटर की हाइट से गिराते हैं तो इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक की। तो जो इट प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड, नो रिंगिंग मेटेलिक साउंड। यह मेटेलिक साउंड तो प्रोड्यूस करता है कोलैप्स कराने पर, बट रिंगिंग मेटेलिक साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा, इफ ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर 24 आवर्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 22% ऑफ इट ड्राई वेट। अगर हम लोग ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोते हैं तो यह अपने ड्राई वेट के 22% से अधिक एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। दीज ब्रिक्स हैव डल रेड कलर। इन ब्रिक्स का जो कलर होता है वो फीका लाल होता है, इनमें रेड कम होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के मुकाबले। नेक्स्ट, इफ इट इज स्क्रैच विद नेल मार्क इज फॉर्म्ड ब्रिक बट शुड बी सफिशिएंट हार्ड। अगर इस पर स्क्रैच किया जाए नाखूनों से तो यह उसका मार्क को फॉर्म तो करेगा लेकिन तब भी सफिशिएंटली हार्ड रहेगा। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm² के बराबर या उससे कम होती है, या फिर 70 किलोग्राम पर cm² के आसपास होती है। अब तीसरा ब्रिक जो है उसे कहते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। जो हमारा थर्ड क्लास ब्रिक होता है, व्हेन टू ब्रिक्स आर स्टक विद ईच अदर दे प्रोड्यूस डल साउंड। अगर ये इनको एक आपस में लड़ाया जाएगा, इनको कोलैप्स किया जाएगा तो फिर ये डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे साइड पर कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि जिससे कि हम लोग ब्रिक की पहचान कर सकते हैं। इफ़ ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मीटर हाइट इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। इस तरह के ब्रिक्स को अगर 1.5 मीटर की हाइट से गिराया जाएगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर दैन 25% ऑफ ड्राई वेट। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो ड्राई वेट के 25% से ज़्यादा होना चाहिए, बट 40% से कम होना चाहिए। अगर 40% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ तो हम उसको किसी भी इंजीनियरिंग पर्पज से यूज नहीं करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लेस देन और इज इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm² और 35 किलोग्राम पर cm²। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² या फिर 35 किलोग्राम पर cm² से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। इफ़ इट इज स्क्रैच विथ नेल डीप मार्क इज फॉर्म्ड एंड ब्रिक इज वीक। अगर इसमें नाखूनों से खुरचा जाएगा तो ब्रिक पे मार्क बन जाएंगे और यह ब्रिक वीक होती है, कमज़ोर होती है।
बात करें अगर अगले ब्रिक की, तो वो है पीला ब्रिक। यह पीले रंग का होता है। लेस बर्न्ड ब्रिक्स आर कॉल्ड पीला ब्रिक। ये जो भी ब्रिक होता है वो अच्छे से उसका बर्निंग नहीं होता है। झामा ब्रिक, ये जो झामा ब्रिक होते हैं वो ओवर बर्न हो जाते हैं, काफ़ी अधिक जल जाते हैं ज़रूरत से, इसलिए इनको झामा ब्रिक कहा जाता है। दीज ब्रिक्स आर यूज टू ऑब्टेन एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट एंड फाउंडेशन। यह जो ब्रिक्स होते हैं इनका यूज लाइम कॉन्क्रीट और फाउंडेशन में यूज़ के लिए किया जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 25 से 40 मेगापास्कल की होती है, जबकि फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ केवल और केवल 10.5 मेगापास्कल होती है। इसीलिए इनका यूज, झामा ब्रिक्स का यूज हम फाउंडेशन बनाने में और रोड में, कंक्रीट और इन सब में भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ़ इन द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक टॉलरेंस ±3 mm। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो डायमेंशन में टॉलरेंस है वो ±3 mm का होता है। फॉर सेकेंड और थर्ड क्लास ब्रिक टॉलरेंस इज ग्रेलेस देन और इक्वल टू 5 mm। यह 5 mm के आसपास का टॉलरेंस होता है। पीला ब्रिक एंड झामा ब्रिक आर नॉट यूज्ड इन मैसनरी वर्क। पीला ब्रिक और झामा ब्रिक को हम मैसनरी वर्क में यूज नहीं करते हैं। झामा ब्रिक को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इरेगुलर शेप एंड साइज का होता है, और पीला ब्रिक काफ़ी अधिक वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और इनमें स्ट्रेंथ जो है काफ़ी लेस होती है। इस वजह से इन दोनों का नहीं यूज करते हैं मैसनरी वर्क में। इफ़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक इज लेस देन 3.5 मेगापास्कल देन दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन मैसनरी। अगर 3.5 मेगापास्कल से स्ट्रेंथ कम है तो यह मैसनरी वर्क में यूज नहीं होगा। और इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन अगर 40% से अधिक है तो भी उसका यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसके क्या क्या यूज है, जैसे कहाँ कहाँ? ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जैसे बीम, कॉलम्स, इन सब जगह पर पहले के टाइम में ये इन सब जगह पर इसका यूज होता था। अब के टाइम में यह काफ़ी रेयर हो गया है। दूसरे, नॉन प्लास्टरिंग वॉल्स, जिन वॉल पर प्लास्टर नहीं किया जाता है वहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज इनका वाटर एब्जॉर्प्शन काफ़ी लो होता है। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, जो रेनफोर्स्ड मतलब कि जो स्ट्रेंथ देती हैं, यानी लोड को देती हैं उन ब्रिक वर्क में। और इसके अलावा सरिये के साथ जब यूज करते हैं तो इन ब्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि ये कम वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। हमारे जो रेनफोर्समेंट होगा उसको जो है कम नुकसान पहुंचेगा। और जे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लोड बियरिंग वॉल में फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज होता है। इसके अलावा कोपिंग वर्क, जो हमारा बाई बुलनोज ब्रिक, जो हमारे पैरापेट के ऊपर कोपिंग वॉल्स लगी होती हैं वहाँ पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक। तो इनका कहाँ कहाँ यूज होता है? प्लास्टरिंग वॉल में और नॉन लोड बियरिंग वॉल में इनका यूज होता है। थर्ड क्लास ब्रिक का यूज अनइम्पॉर्टेंट वर्क, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहाँ करते हैं, और टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ ब्रिक के हार्मफुल कंपोनेंट्स की, तो उनमें है आयरन पायराइट। इफ़ आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयरन पायराइट इट विल फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच लीड्स टू क्रैक। अगर आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में ना होकर आयरन पायराइट के फॉर्म में होता है तो यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सेकेंड, पेबल्स एंड स्टोन्स, दिस क्रिएट डिफिकल्टी इन मिक्सिंग ऑफ क्ले। पेबल्स होते हैं छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर मेनली, तो ये क्या करेंगे, सही से अच्छे से मिक्स हमारा ब्रिक नहीं होगा, और इसके वजह से वाइट्स बन जाएंगे और यह ब्रिक को कमज़ोर बना देंगे। इट फॉर्म्स वाइट्स एंड मेक द ब्रिक वीक। थर्ड, एल्कलीज, प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज, सोडा एंड पोटास आर अनडिजायरेबल फॉर ब्रिक अर्थ बिकॉज दे मेल्ट द सिलिका एट लो टेम्परेचर। अगर इस एल्कलीज के कारण यह सोडा और पोटास आ जाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा ब्रिक अर्थ होता है वो कम टेम्परेचर पर ही सिलिका को मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रिक की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं इफ्लोरोसेंस की। तो इफ्लोरोसेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका जे के पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी सीधे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। लो इफ्लोरोसेंस, इनमें जो टोटल एरिया होता है वो 10% से कम होता है। मीडियम इफ्लोरोसेंस, इनका टोटल एरिया 10 से 50% होता है, और हाई इफ्लोरोसेंस का जो टोटल एरिया होता है वो 50% से अधिक होता है। जिसके सरफेस एरिया की बात हो रही है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाई इफ्लोरोसेंस ब्रिक आर नॉट यूज्ड फॉर मैसनरी। ठीक, अब चौथा है हार्मफुल मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर्स। ये जो इफ्लोरोसेंस होता है वो एल्कलीज के कारण आ जाता है। चौथा, ऑर्गेनिक मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल में दिस क्रिएट प्रॉब्लम इन मोल्डिंग ऑफ ब्रिक।
ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो ब्रिक के मोल्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक की। तो ब्रिक शुड बी वेल बर्न्ड एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स। जो हमारा ब्रिक होगा वो अच्छे से बर्न्ड हुआ होना चाहिए, अच्छे से उसकी गर्म होना चाहिए और क्रैक्स के फ्री होना चाहिए। ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म रेड कलर। जो हमारा ब्रिक होता है वो यूनिफॉर्म रेड कलर का होना चाहिए। ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मीटर हाइट। अगर इसको 1.5 मीटर से गिराते हैं तो ये टूटना नहीं चाहिए। ब्रिक शुड नॉट बी ब्रोकन ऑन कॉर्नर्स, या कॉर्नर्स से ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूस मेटेलिक रिंगिंग साउंड, या मेटेलिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। और इनका वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुछ और डायमेंशन टेस्ट हम लोग देख लेते हैं। वो तो ऊपर से फील्ड टेस्ट, जो कि आप साइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ईंटों की इस तरह से जांच आप कर सकते हैं। अब बात आती है लैब की। ये डायमेंशन टेस्ट भी आप एक तरह से फील्ड में कर ही सकते हैं। दिस टेस्ट रिक्वायर 20 ब्रिक्स। जो डायमेंशन टेस्ट में 20 ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट लेंथ विड्थ थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन फॉलोइंग। आप ब्रिक को ऐसे चट्टों में बिछा देंगे कुछ इस तरह से। ये ऐसे आप लंबाई में ब्रिक को ऐसे बिछा देंगे। उसके बाद आप इनकी मेजरमेंट ले लेंगे। अब क्या होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट लेंथ विड्थ थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन फॉलोइंग। लेंथ 380 mm होना चाहिए। इसमें 12 सेंटीमीटर का टॉलरेंस हो जाता है, तो 392 से 368 mm लेंथ। विड्थ 186 से 174 सेंटीमीटर और थिकनेस 186 से 174 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए है। और ब्रिक की साइज 19.9 गुणे 9 सेंटीमीटर, इसलिए ब्रिक की साइज हो जाएगी 380 गुणे 180 गुणे 180 सेंटीमीटर। सेकेंड क्लास ब्रिक, सेकेंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक के लिए जो लेंथ है वो 410 से 350 सेंटीमीटर होना चाहिए। विड्थ 195 से 165 और थिकनेस भी 195 से 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की बात करें तो टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, फिल द फ्रॉग विद 1/3 सीमेंट मोटार, पुट इन वाटर फॉर 72 आवर्स। अगर हमें ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है तो पहले ब्रिक का जो फ्रॉग होता है उसको 1/3 के सीमेंट मसाले के मोटार से भर देंगे, उसको प्लेन कर देंगे और उसको 72 घंटों के लिए वाटर में पुट कर देंगे। इसके बाद फिर जो डायमेंशंस ऑफ फ्रॉग होती है, डायमेंशन ऑफ फ्रॉग, जो फ्रॉग की डायमेंशन होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। या जब रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा तो होगा 9 गुणे 4 गुणे 1 सेंटीमीटर, और सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल शेप में जब होगा तो होगा 6 गुणे 4 गुणे 1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की। तो मेनली 4 ऑपरेशंस आर डन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। कौन कौन से? प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले अनसॉइलिंग, यानी कि हम अपनी ज़मीन को जो है साफ़ सुथरा कर देंगे। उसके बाद डिगिंग, उसको डिग कर देंगे लगभग 600 से 1200 mm तक उसकी खुदाई कर देंगे। उसके बाद क्लीनिंग, ये जो हम खुदी हुई मिट्टी होती है इनमें से ईंटें पत्थर को निकाल करके इनकी क्लीनिंग कर देंगे। उसके बाद वेदरिंग, इनको वेदरिंग के लिए छोड़ देंगे कुछ समय तक। वेदरिंग के बाद आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद आता है टेम्परिंग, टेम्परिंग माने गूंथना। अब एक एक करके एक एक को थोड़ा देख लेते हैं। अनसॉइलिंग, फर्स्ट रिमूव द सॉइल अप टू 200 mm, देन कलेक्ट द सॉइल सैंपल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड पेबल्स। सबसे पहले हम लोग सॉइल को 200 mm तक खोद लेते हैं, उसको सॉइल 200 mm तक रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्ले सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं जिनमें ऑर्गेनिक मैटर्स और पेबल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डिगिंग, सॉइल इज डग आउट एंड थ्रो ओवर द लेवल ग्राउंड अप टू 600 mm टू 1200 mm। जो सॉइल होता है वो 600 mm से 1200 mm तक उसको खोद लिया जाता है, उसकी डिगिंग कर ली जाती है। थर्ड, क्लीनिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टोन्स, पेबल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स etc। जो इस प्रोसेस में हम लोग क्लीनिंग में करते हैं, हम लोग स्टोन्स, पेबल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स को उस सॉइल सैंपल से रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद वेदरिंग, व्हेन क्ले सैंपल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर फ्यू वीक्स सो दैट सॉइल बिकम वेल सीजनड एंड फुल्ली सीजनड इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, हम लोग सॉइल सैंपल को खुले वातावरण में ऐसे ही कुछ हफ्तों तक छोड़ देते हैं तो यह काफ़ी सॉइल की अच्छे से सीजनिंग हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रोसेस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स लाइक प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ इम्प्रूव। इस प्रोसेस के कारण ब्रिक में जो प्लास्टिसिटी होती है
और स्ट्रेंथ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है इस क्ले में। नेक्स्ट, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, आफ्टर वेदरिंग इफ़ देयर इज़ एनी नीड ऑफ इंग्रेडिएंट इट कैन बी मिक्सड बाय स्प्रे प्रोसेस। अगर हमें मान लीजिए कि हमने ब्रिक में खोदा और उसकी कुछ टेस्टिंग की, पता चला कि कोई इंग्रेडिएंट्स कम है, तो वो इस प्रोसेस में हम लोग मिला देते हैं। और अगला चीज़ टेम्परिंग, जो कि जेई और ए एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी। वेदरिंग सॉइल इज प्रॉपरली मिक्सड बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड टेम्परिंग। फॉर टेम्परिंग पग मिल्स आर यूज्ड। टेम्परिंग के लिए पग मिल्स का यूज करते हैं। 15,000 से 20,000 ब्रिक में बी प्रिपेयर्ड यूजिंग पग मिल। पग मिल के यूज़ से हम लोग 15,000 से 20,000 ब्रिक तक प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर ब्रिक अर्थ 25 से 30% वाटर इज रिक्वायर्ड। और ब्रिक अर्थ के लिए 25 to 30% वाटर जरूरी होता है। ये आप यहाँ पर देख चुके हैं। ब्रिक की टेम्परिंग दो मेथड से करते हैं, पहला है मैनुअल मेथड और दूसरा है मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड से टेम्परिंग को कहा जाता है नीडिंग, और मैकेनिकल मेथड में पग मिल के प्रोसेस के थ्रू पगिंग किया जाता है। मैकेनिकल मेथड में हम लोग पग मिल से ब्रिक की टेम्परिंग करते हैं और इस प्रोसेस को पगिंग करते हैं। तो ये आप में शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल मेथड, जिसको पगिंग में किया जाता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पग मिल्स इज ग्रेटर दैन मैनुअल मेथड्स। इनमें मैनुअल मेथड से कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है, नॉर्मल सी बात है। इफ़ टेम्परिंग इज प्रॉपरली डन देन ब्रिक कैन बी रोल्ड इन 3 mm थ्रेड्स। अगर टेम्परिंग प्रॉपरली डन हो गई है तो ब्रिक को 3 mm थ्रेड्स में रोल किया जा सकता है। 3 mm के धागे तक में ऐसे रोल हम लोग कर सकते हैं अगर इसकी प्रॉपरली टेम्परिंग हुई है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक एट लार्ज स्केल दिस मेथड इज़ बेस्ट सुटेबल। अगर काफ़ी बड़े स्केल में हमें प्रोडक्शन करना है ब्रिक का, तो हम लोग मैकेनिकल मेथड या फिर पगिंग का यूज करते हैं। दिस प्रोसेस यूज इन दिस मेथड इज कॉल्ड पगिंग। इस प्रोसेस में जो मेथड यूज होता है उसे पगिंग कहा जाता है। सेकेंड वन इज मोल्डिंग। जो उसका सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है मोल्डिंग। द प्रोसेस विच गिव्स डिजायर्ड शेप एंड साइज टू ब्रिक इज कॉल्ड मोल्डिंग। मोल्डिंग में हम लोग ब्रिक को डिजायर शेप एंड साइज देते हैं। मोल्ड आर जनरली एट ऑफ 3 टाइप्स। मोल्ड जनरली 3 टाइप के होते हैं, स्टील मोल्डिंग, वुडन मोल्डिंग और वुडन मोल्डिंग लाइन विद मेटल शीट। यानी कि बाहर से तो वुड रहेगा और अंदर से स्टील रहेगा। अब बात करते हैं स्टील मोल्ड की। तो दिस इज बेस्ट मोल्डिंग प्रोसेस बिकम ब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस हैव स्मूथ सरफेस एंड शार्प कॉर्नर। स्टील मोल्डिंग में काफ़ी बेस्ट प्रोसेस यूज होता है, जिसमें जो हमें ब्रिक मिलती है उनका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है और शार्प कॉर्नर होता है। और सेकेंड मोल्डिंग जो होता है वो होता है वुडन मोल्डिंग। दिस इज लेस ड्यूरेबल कंपेरेटिव टू स्टील मोल्ड। यह स्टील मोल्ड से कम ड्यूरेबल होता है। प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस कंपेरेटिव टू स्टील मोल्डिंग। स्टील मोल्डिंग से प्रोडक्शन इसकी तुलना में कम होता है। अब कुछ नोट पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है। द मोल्ड साइज इज 10 to 12% मोर देन द साइज ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक के साइज से 10 से 12% अधिक मोल्ड की साइज होनी चाहिए। और इसकी जो साइज होती है वो होती है 210 × 100 mm। टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक यानी कि फ्रॉग इज मेड फ्रॉम स्टैक बोर्ड। जो फ्रॉग होता है ये वाला पोर्शन, इसका जो टॉप सरफेस होता है ये स्टैक बोर्ड से बनाया जाता है, स्टैक बोर्ड से। ड्यू टू द फ्रॉग बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इंक्रीज ड्यू टू शियर की वर्क बिटवीन मोटार एंड ब्रिक। यहाँ पर जो मोटार एंड ब्रिक के बीच जो शियर वर्क की गई है, इसके वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है और बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फ्रॉग ऑल्सो रिप्रेजेंट द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। जो फ्रॉग होता है वो मैन्युफैक्चरर के नेम को भी रिप्रेजेंट करता है कि किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। जैसे आप देखते होंगे गंगा हुआ और बाकी अनदर। फ्रॉग रिड्यूस्ड द वेट ऑफ ब्रिक। जो फ्रॉग होती है वो ब्रिक के वेट को रिड्यूस भी कर देती हैं, जिसके वजह से हमारा डेडलोड कम हो जाता है। अब स्ट्राइक की बात कर लेते हैं, क्या होता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस क्ले फ्रॉम मोल्ड। यह क्ले से जो मोल्ड से जो एक्सेस क्ले होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज हो जाता है। और ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, वुडन स्ट्राइक और वायर स्ट्राइक। और वायर स्ट्राइक इज मोर यूजफुल। पैलेट बोर्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग आउट द मोल्ड ब्रिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ड्राइंग। हम सूखने के लिए जब मोल्डेड ब्रिक को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं तो उनमें पैलेट बोर्ड का यूज किया जाता है। इसकी डायमेंशन होती है 30 × 12 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। पैलेट बोर्ड कुछ इस तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोल्ड यूज्ड। मोल्ड के यूज़ के आधार पर 2 तरह की मोल्डिंग होती है, स्टील मोल्डिंग और वुडन मोल्डिंग। स्टील मोल्डिंग में जो
मोल्ड ऑफ 6 mm थिक स्टील प्लेट, या स्टील मोल्डिंग जो होती है वो 6 mm थिक स्टील प्लेट की बनी होती है, और जो वुडन मोल्ड होती है वो शीशम की लकड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग कंडीशन, ये दो तरह की होती हैं, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। साइज में वेरी, टास्क वर्क, जैसा हमारा वर्क होता है उसके आधार पर साइज इसकी वेरी कर जाती है ग्राउंड मोल्डिंग की, और 750 ब्रिक पर हेड पर डे, इससे जनरली जो है हम लोग मोल्ड करते हैं। और टेबल मोल्डिंग में क्वालिटी ऑफ ब्रिक इज़ बेटर, शेप एंड साइज आर फिक्स्ड, इसकी शेप और साइज फिक्स होती है और इसकी क्वालिटी ग्राउंड मोल्डिंग से बेटर आती है। सी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, कैसा हम पावर दे रहे हैं उसे, तो हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में हमारी कोई भी पावर नहीं लगती, और मशीन मोल्डिंग में पावर की वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन है बेटर मेथड से हमारे ब्रिक जो है काफ़ी अच्छे आते हैं। नेक्स्ट वन, डी, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग ब्रिक फ्रॉम मोल्ड, हम लोग कैसे ब्रिक से मोल्ड के मटेरियल को, मोल्ड से ब्रिक को हम लोग कैसे यूज कर दे रहे हैं उसके मटेरियल के आधार पर। सैंड मोल्डिंग, सैंड स्प्रे इनसाइड द मोल्ड, पहले हम लोग मोल्ड के अंदर बालू डाल देते हैं, उसके बाद फिर ब्रिक को मोल्ड कर देते हैं, तो इससे इस प्रोसेस में यूज होता है वो सैंड मोल्डिंग। और वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो यह वाटर मोल्डिंग हो जाता है। ये हमारे हो गए कुछ, ये हमारे मोल्डिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया। और जिसका थर्ड प्रोसेस आता है, थर्ड सेक्शन आता है, वो होता है ड्राइंग। इफ़ मोल्डिंग ब्रिक आर बर्न डायरेक्टली विदाउट ड्राइंग और सीजनिंग, देन ब्रिक क्रैक ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर। अगर मोल्ड ब्रिक को डायरेक्टली हम लोग बिना सुखाए, बिना ड्राई किए डायरेक्टली उसे गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो यह मॉइस्चर में काफ़ी एक्सेसिव लॉस हो जाएगा। ड्राइंग ऑफ ब्रिक आर टू टाइप्स, ब्रिक को हम लोग दो तरह सुखाते हैं, नेचुरल ड्राई और आर्टिफिशियल ड्राई। नेचुरल प्रोसेस, इन दिस मेथड ब्रिक आर ड्राइड अपॉन ओपन टू एटमॉस्फेयर, इस प्रोसेस में ब्रिक को एटमॉस्फेयर में सुखाते हैं। दिस मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड सन ड्राइड ब्रिक्स, इस मेथड को सन ड्राई मेथड भी कहते हैं। दिस ब्रिक हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.5 टू 2.5 MPa, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 1.5 टू 2.5 MPa होती है। फॉर ड्राइंग ब्रिक्स स्टैक्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एयर सर्कुलेशन इज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इसमें हम लोग स्टैक बोर्ड को ऐसे रखते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड तक हवा पास हो जाती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 10 दिन का होता है, और टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड है सुखाने का आर्टिफिशियल प्रोसेस। क्वालिटी ऑफ आर्टिफिशियल ड्राइड ब्रिक इज लेस देन नेचुरल ड्राइड ब्रिक्स, इसकी क्वालिटी जो होती है वो नेचुरल ड्राई ब्रिक से लेस होती है। इन आर्टिफिशियल प्रोसेस वी यूज टनल किल्न, हम लोग टनल किल्न का यूज करते हैं इसको सुखाने में। 1 से 3 दिन का ड्यूरेशन होता है और टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचिए ये जो ड्राई नेचुरल प्रोसेस में जो ब्रिक आ रही है उसकी उसी कंडीशन में ही 1.5 से 2.5 मेगापास्कल वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। नाउ ब्रिक्स आर ड्राइड टिल द मॉइस्चर कंटेंट इज 2 से 3%। ब्रिक को तब तक सुखाया जाता है जब तक मॉइस्चर कंटेंट 2 से 3% ना हो जाए, और बिफोर ड्राइंग ब्रिक हैव 7 to 30% मॉइस्चर कंटेंट, और सुखाने से पहले जो ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 7 से 30% होता है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है बर्निंग। आफ्टर ड्राइंग द ब्रिक्स फॉर डिजायरेबल सिचुएशन दे आर वेल बर्न एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक को सुखाने से पहले उन्हें डिजायरेबल सिचुएशन में हम लोग काफ़ी अच्छे से बर्न करते हैं, उसको हम लोग बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक के सुखाने के बाद बर्निंग ऑफ ब्रिक इम्पार्ट्स क्या क्या देता है ब्रिक को आफ्टर बर्न, कलर मिलता है ब्रिक को, स्ट्रेंथ मिलती है, हार्डनेस मिलती है, और यह ब्रिक को डेंस और ड्यूरेबल बनाता है। बर्निंग ऑफ ब्रिक इज डन बाय 2 मेथड्स, इसको 2 मेथड से किया जाता है, क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग। 75% ऑफ टोटल कास्ट ऑफ ब्रिक इज इन्वर्टेड ऑन ब्रिक्स, जो ब्रिक की 75% कॉस्ट होती है वो बर्निंग में ही चली जाती है। एक्स्ट्रा बर्निंग लीड्स टू ब्रिटलनेस ऑफ ब्रिक्स, अगर हम लोग अधिक उसको बर्न कर देंगे तो उसमें ब्रिटलनेस आ जाएगा। और इम्प्रॉपर बर्निंग लीड्स टू स्टिफनेस, लेस स्ट्रेंथ, पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अगर हम लोग ब्रिक को सही से बर्न नहीं करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ कम आएगी, पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी इसकी। जनरली ब्रिक्स आर बर्नड एट 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली ब्रिक को 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है।
अब अभी हमने जो आपको ब्रिक के बर्निंग के जो दो मेथड बताते हैं, क्लैंप ब्रिक और क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग, तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं। क्लैंप बर्निंग को हम लोग पजावा बर्निंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड हैव नो इनिशियल कॉस्ट। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है और इसकी कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं होती। शॉर्टर साइड ऑफ क्लैंप इज एक्सिक्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गर साइड एट 50 डिग्री एंगल। जो इसकी शॉर्टर साइज होती है वो अंदर धसी होती है ज़मीन से और ये 15 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर होती है। कैपेसिटी ऑफ क्लैंप इज मोर देन किल्न बट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज लेस। इसकी जो क्लैंप की कैपेसिटी होती है वो किल्न बर्निंग से अधिक होती है, लेकिन जो पहले फर्स्ट क्लास ब्रिक इसमें प्राप्त होता है वो उसकी तुलना में कम परसेंटेज में प्राप्त होता है। कुछ इसी प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है हमारे क्लैंप या फिर पजावा ब्रिक का, जो कि 3 से 4 मीटर उसकी हाइट होती है। 30 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल 15 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर होता है। इसमें यहाँ पर कई स्टेजेस में ब्रिक को रख देते हैं, यहाँ से बर्निंग चालू होती है और इसमें बर्निंग हो जाती है। इसमें सबसे पहले ब्रिक होता है, उसके नीचे फ्यूल, फिर ब्रिक और उसके बाद फिर फ्यूल। थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर 700 से 800 mm। काऊ डंग, राइस हल्क ETC। जो हमारे काऊ डंग होते हैं यानी कि गोबर होते हैं और चावल के जो मेड़ होते हैं वो सब इसमें यूज होते हैं। अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फ्यूल एंड ब्रिक्स आर लेट। इसमें पहले ब्रिक उसके बाद फ्यूल फिर ब्रिक फिर फ्यूल और ऐसे अल्टरनेट में होता है। थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ क्लैंप। जैसे जैसे क्लैंप की हाइट बढ़ती है फ्यूल लेयर थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ क्लैंप। जैसे जैसे क्लैंप की हाइट बढ़ती है फ्यूल लेयर की थिकनेस कम होती जाती है। ये इतना इसमें था। अब सेकेंड बात करते हैं किल्न बर्निंग की। इट इज़ अ परमानेंट स्ट्रक्चर एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई। यह परमानेंट होता है और इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। ब्रिक्स प्रिपेयर्ड बाई किल्न्स आर बेटर देन क्लैम्प। इसमें जो भी ब्रिक्स निकल के आते हैं वो क्लैम्प बर्निंग से अधिक होते हैं, बेटर होते हैं। यह दो तरह का होता है, इंटरमीडिएट किल्न और कंटिन्यूअस किल्न। इंटरमीडिएट किल्न को हम लोग इलाहाबादी किल्न भी कहते हैं या फिर इलाहाबादी भट्ठा भी कहते हैं। ये जो इंटरमीडिएट किल्न होती है इसमें दो होते हैं, अप ड्रॉट किल्न जिनमें इवनली बर्न ब्रिक होते हैं और दूसरा डाउन ड्रॉट किल्न जिसमें नॉन यूनिफॉर्म बर्न ब्रिक होते हैं। दे कैन बी आइदर रेक्टेंगुलर सर्कुलर इन प्लेन। ये या तो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या फिर सर्कुलर हो सकते हैं प्लेन में, और ये या तो ग्राउंड के ऊपर हो सकते हैं या फिर ग्राउंड के नीचे हो सकते हैं बने हुए। और इंटरमीडिएट मीन्स दे आर लोडेड, फायर्ड, कैल्ड एंड अनलोडेड। ये लोड किया जाता है, फायर किया जाता है, इसमें बंद किया जाता है और फिर अनलोड कर दिया जाता है। देन दूसरा कंटिन्यूअस किल्न। इसमें 3 तरह के टाइप आते हैं, बुल ट्रेंच किल्न, हाफ मैन्स किल्न और टनल टाइप किल्न। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने को दिख जाता है। कंटिन्यूअस किल्न या फिर कंटिन्यूअस किल्न में हम सबसे पहला देख रहे हैं बुल ट्रेंच किल्न। बुल ट्रेंच इज मेड फुल्ली अंडरग्राउंड और पार्शियली अंडरग्राउंड। जो बुल ट्रेंच होता है वो या तो फुल्ली अंडरग्राउंड होता है या फिर पार्शियली अंडरग्राउंड होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड किल्न इन इंडिया। यह सबसे कॉमन ऐसा भट्ठी है जो कि इंडिया में यूज होता है। ऑल द ऑपरेशंस लाइक अनलोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। इसमें ब्रिक की लोडिंग, इसकी बर्निंग, इसकी कूलिंग और अनलोडिंग ये साथ साथ में चलती है। इंटरमीडिएट किल्न की तरह इसको एक एक करके नहीं करना पड़ता, बंद नहीं करना पड़ता। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस किल्न इज नॉट इन यूज। रेनी सीजन के दौरान इस किल्न को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि या तो अंडरग्राउंड होती है और या फिर पार्शियली अंडरग्राउंड, इसकी वजह से इनमें पानी भरने के चांसेस होते हैं। जनरली द कैपेसिटी ऑफ बुल ट्रेंच किल्न इज 2 लाख। यानी कि बुल ट्रेंच किल्न की जो जनरली कैपेसिटी होती है वो 2 लाख ईंटों की होती है। हाइट बिटवीन द रूफ एंड चिमनी इज 6 से 8 मीटर। और डायमेंशन की बात की जाए तो इसका शेप ओवल या फिर सर्कुलर होता है और जो साइज होती है वो विड्थ ऑफ ट्रेंच 6 मीटर, डेप्थ ऑफ ट्रेंच 2 से 2.5 मीटर और जो इसकी गिर्थ होती है वो 60 मीटर की होती है। बात करें टनल टाइप किल्न की, इट इज कम्प्लीटली अंडर और कम्प्लीटली ओवर द ग्राउंड। ये या तो कम्प्लीटली अंडर होता है या फिर कम्प्लीटली ओवर ग्राउंड के होता है। इसके अलावा हाफ मैन्स किल्न, इट इज कम्प्लीटली ओवर द ग्राउंड किल्न। यह हमें एकदम पूरी तरह से ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है। इट इज कंटिन्यूअस वर्किंग मॉडर्न किल्न। यह कंटिन्यूअस वर्किंग में मॉडर्न किल्न होता है। इट कैन बी यूज्ड इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसका यूज कर सकते हैं। बात करें अगर इसके शेप की तो इसका शेप सर्कुलर होता है। इन दिस किल्न चिमनी इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड हैविंग 10 to 20 चैम्बर्स अराउंड इट। इसमें इस भट्टी में क्या होता है,
सेंटर में चिमनी होती है और इसके आसपास 10 से 20 चैम्बर होते हैं इसके चारों तरफ। इसके एक चैम्बर की लंबाई 10 मीटर होती है, उसकी चौड़ाई 5 मीटर और हाइट एक चैम्बर की 2 मीटर की होती है। कुछ नोट पॉइंट है। एज पर IS 3102 फॉर ब्रिक्स मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 मेगापास्कल, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए 35 मेगापास्कल। फर्स्ट क्लास ब्रिक की अकॉर्डिंग टू IS 3102 आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक 2 तरह से क्लासिफाई है, ए ग्रेड और ए ग्रेड। ए ग्रेड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 से 14 मेगापास्कल और ए ग्रेड का 14 से 35 मेगापास्कल होता है। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स सिमिलर टू बर्न्ड क्ले ब्रिक एंड सेम साइज विद हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें हैवी ड्यूटी ब्रिक्स इसकी जो ये सिमिलर टू बर्न्ड क्ले ब्रिक, यह बर्न्ड क्ले ब्रिक के जैसा सिमिलर होता है और साइज में भी, लेकिन इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, इसीलिए इसको हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहा जाता है। यूज इन मैसनरी इन हैविंग इंजीनियरिंग वर्क्स, और इसका जो यूज किया जाता है वो मैसनरी में किया जाता है, हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में, जैसे ब्रिज में, इंडस्ट्रियल फाउंडेशन में और तो और मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स में इसका यूज किया जाता है। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 10% से कम होती है 24 घंटे इमर्स्ट करने के बाद। इसमें जो फ्लोरोसेंस होता है वो नील के बराबर होता है और इसकी बल्क डेंसिटी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, तो इसे 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, क्लास 400 और क्लास 450। क्लास 400 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए और क्लास 450 की 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। रिफैक्ट्री ब्रिक्स की बात करें तो दीज वी ऑल्सो कॉल्ड फायर ब्रिक्स और बॉक्साइट ब्रिक्स। इन्हें फायर ब्रिक्स और बॉक्साइट ब्रिक्स भी कहते हैं। रजिस्ट हाई टेम्परेचर इजिली इज कॉल्ड फायर ब्रिक्स और रिफैक्ट्री ब्रिक्स। इनमें हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने की क्वालिटी जो है काफ़ी अधिक होती है। यूज बॉयलर्स, यूज कहाँ किया जाता है? बॉयलर्स में, किल में, हॉलो टाइल्स में और भी कई जगहों पर। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 4 से 10% होती है, डेंसिटी 2403 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 14, रिफैक्ट्री ब्रिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 14 होती है और एबव 14 या फिर एबव, यानी ए ग्रेड की फर्स्ट क्लास ब्रिक होती हैं ये ए ग्रेड की। यदि मोल्ड पर 2.3 से 2.4 MPa प्रेशर लगा कर करें तो इसकी स्ट्रेंथ 13.9 से 15 MPa आती है। यदि मोल्ड पर 3 MPa का प्रेशर लगाया जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa तक हो जाती है और इनका जो वेट होता है वो 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफैक्ट्री ब्रिक्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, या 3 में क्लासिफाई होती हैं, एसिड ब्रिक, बेसिक ब्रिक और नेचुरल ब्रिक। एसिड ब्रिक 2 तरह की, सिलिका ब्रिक और फायर ब्रिक्स। सिलिका ब्रिक में 95% सिलिका और 5% अदर मटेरियल होते हैं और फायर ब्रिक्स में 50 से 75% सिलिका होती है, 20 से 40% एलुमिना और 10% अदर मटेरियल्स होती हैं। अब बात करते हैं हॉलो ब्रिक्स की। तो दीज ब्रिक्स हैविंग वेट 1/3 ऑफ द बेसिक ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स का जो वेट होता है वो हमारे जो नॉर्मल ब्रिक होती है उनका 1/3 होता है। साइज ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन 20 mm। इनमें जो होल्स का साइज होता है वो 20 mm से अधिक होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20% होती है। स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इनका जो यूज किया जाता है वो साउंड प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग में किया जाता है। दिस टाइप्स आर ब्रिक ऑल्सो यूज इन थर्मल इंसुलेटर ब्रिक स्ट्रक्चर। इनका यूज थर्मल इंसुलेटर ब्रिक स्ट्रक्चर में भी करते हैं। बात करें अगर परफोरेटेड ब्रिक्स की तो दीज ब्रिक्स हैविंग सिलेंड्रिकल होल इट इज कॉल्ड एज परफोरेटेड ब्रिक्स। ये इन ब्रिक्स में सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं और इन्हें परफोरेटेड ब्रिक्स कहा जाता है। इनमें जो होल्स का साइज होता है वो 20 mm से कम होता है और हर एक होल का एरिया 500 mm, एरिया ऑफ ईच होल इज लेस देन 500 mm स्क्वायर। दीज आर लाइट इन वेट एंड हीट प्रूफ। ये हल्की होती हैं और हीट प्रूफ होती हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 15% से कम और टोटल परफोरेटेड जो एरिया होता है वो 30 से 40% टोटल एरिया से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए। अगर लास्ट टॉपिक बात करें डिफेक्ट्स इन ब्रिक, तो पहला डिफेक्ट है चफ। इट ऑकर्स ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन हॉट ब्रिक्स। इट डिक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिक। जब हम लोग गर्म ब्रिक पर पानी, रेन वाटर गिर जाता है तो उसके वजह से ये डिफेक्ट आ जाता है, इससे इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा ब्लैक कोर। इट इज ऑकर्ड ड्यू टू बिटुमिनस इम्प्योरिटी। इट चेंज द कलर ऑफ ब्रिक। अगर ब्रिक में कोई बिटुमिनस इम्प्योरिटी है तो उसकी वजह से ब्रिक का कलर चेंज हो जाता है और इसको कहते हैं ब्रिक कोर इफेक्ट। थर्ड वन इज ब्लोटिंग। इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोनिक मैटर एंड सल्फर बाय दिस डिफेक्ट ब्रिक स्वेल। इससे अगर इनके प्रेजेंस में कार्बोनिक मैटर और सल्फर के प्रेजेंस में ब्रिक की स्वेलिंग हो जाती है, इसको ब्लोटिंग कहते हैं।
क्रैक्स की बात करें तो इट इज़ ऑकर्स ड्यू टू लम्प्स ऑफ लाइम और कंकर स्टोन, या तो लंप ऑफ लाइम यानी चूने के ठेले और कंकड़ पत्थर के वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और लो बर्निंग ब्रिक्स, इसको पीला ब्रिक कहते हैं। हाई बर्निंग ब्रिक, इसको जामा ब्रिक कहते हैं। दोनों ये मसनरी स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इज लेमिनेशन और ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब फफोले पड़ना। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और यहीं पर ये ख़त्म होता है पार्ट। अगले लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।